फ्रेंड्स, कभी जाड़ों में आप स्वेटर उतारते समय स्पार्कल का साउंड एक्सपीरियंस करे हैं? क्या कभी हैंडल को छूते समय आपने शॉक का एक्सपीरियंस किया है? क्या आप जानते हैं ये सब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के कारण होता है? तो चलिए हम जानते हैं कि ये सब कैसे होता है और कौन से कॉन्सेप्ट इनको गवर्न करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजिक्स एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुमित सिंह। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के दिन फ्रेंड्स हम 12th क्लास का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसमें सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो स्टार्ट करते हैं। अपने सारे जो क्वेश्चन हैं जो हमने पीछे अभी बात करे हैं उनके ऊपर हम जब बात करेंगे कि वो कहाँ से आते हैं, कैसे उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उनके पीछे होने का कारण क्या है, तो वो सब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही पाते हैं। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है। आप भी देख लीजिए, पहला वर्ड है इलेक्ट्रो, दूसरा वर्ड है स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन का शॉर्ट फॉर्म है और इलेक्ट्रॉन से हमारा मतलब होता है चार्ज से। स्टैटिक वर्ड का मतलब हम जानते हैं, स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है रेस्ट में होना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको लगे कि जब आप चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं और चार्ज रेस्ट में है तो आप क्या पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे फ्रेंड्स? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का वो पार्ट है जिसमें हम चार्ज को रेस्ट में देखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब चार्ज को हम एक स्पेशल स्टेट ऑफ मोशन रेस्ट में रखते हैं तो यहां पे क्वेश्चन उठता है कि तब क्या होगा जब चार्ज हमारा रेस्ट के बजाय किसी दूसरे स्टेट ऑफ मोशन में हो। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि जब चार्ज रेस्ट के बजाय मोशन में होगा तो क्या होगा। तो बात करते हैं कि जो हमारा चार्ज है उसके क्या क्या कंडीशन पॉसिबल हो सकते हैं। तो इसके दो कंडीशन पॉसिबल है अगर हम मोशन या रेस्ट को लेके देखें। तो अगर हमको लगे कि हमारा चार्ज रेस्ट में है, किसमें? ध्यान दीजिएगा, इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको लगे कि आप चार्ज को रेस्ट में देख रहे हैं तो इस केस में आप पाते हैं कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की बात करते हैं, जिसको कि हमको इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है। तो अगर आपको लगे कि चार्ज रेस्ट में है तो क्या क्या हम पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या अगर आप फील्ड की बात करते हैं तो कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। तो जब रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन फ्रेंड, अगर ये चार्ज हमारा रेस्ट के बजाय मोशन में हो जाए, अगर रेस्ट के बजाय मोशन में हो जाए तो दो कंडीशन, डिपेंडिंग ऑन कि मोशन कैसा है। मोशन के होने की दो पॉसिबिलिटी, इन दो पॉसिबिलिटीज की बात कर लेते हैं। या तो हमारा जो मोशन होगा वो हो सकता है यूनिफॉर्म। कैसा मोशन? यूनिफॉर्म। या ये हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म। एक कंडीशन है यूनिफॉर्म मोशन की, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अच्छा, ये यूनिफॉर्म मोशन को हम कैसे समझते हैं? याद करिए, 11th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। बहुत सही। हम इसको बोलते हैं वेलोसिटी के ऊपर। और हम किस कंडीशन में यूनिफॉर्म बोलते हैं? कि अगर हमको लगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी कांस्टेंट है, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम बात करते हैं कि जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। पर अगर ऐसा ना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट होने के बजाय वेरिएबल, उस केस में हम क्या करते हैं फ्रेंड? उस केस में हम पाते हैं कि जो हमारा मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म। ओके। अच्छा, अगर हम बात करें कि हमने चार्ज के मोशन को देखा और मोशन यूनिफॉर्म है, उस केस में हम क्या पाते हैं? तो उस केस में फ्रेंड आप ये जो पाते थे, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो पाएंगे ही, ये तो रहेगा ही। इसके साथ साथ, यानी इसके साथ आपको और क्या दिखने जा रहा है? आपको और दिखने जा रहा है मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट। यानी आपको दिखेगा मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर आप फील्ड को लेके बात करना चाहें तो कौन सा फील्ड दिखेगा? मैग्नेटिक फील्ड दिखेगा। क्लियर है? तो आपको ये मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा दिखने लगेगा जब आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में होगा। क्लियर? आगे बात करते हैं कि तब क्या होगा जब आपका जो चार्ज है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो डियर, उस केस में अगर हम बात करें तो सारा यूनिफॉर्म मोशन का कॉन्सेप्ट रिपीट होगा। यानी
उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, उस केस में मैग्नेटिक फोर्स होगा। ये वैसे ही होगा जैसे पीछे था, तो ये दोनों तो होगा। और क्या आपको साथ में दिखेगा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको और साथ में दिखेगा, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत सही, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या दिखने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दिखने वाला है, आपको यहां पे मैग्नेटिक फोर्स भी दिखने वाला है, और साथ साथ आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी दिखने वाला है। क्लियर है फ्रेंड? तो इस तरीके से चार्जेस के डिफरेंट स्टेट ऑफ मोशन के लिए अलग अलग कंडीशन आप देख पाते हैं। इसको अगर आप समझें तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसा हुआ कि अगर मेरे हाथ में कोई चार्ज है और वो रेस्ट में है, तो आसपास आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दिखेगा, आसपास आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगा। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में हुआ तो इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिखेगा ही दिखेगा, साथ साथ आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स भी इसके आसपास दिखने लगेगा। क्लियर है? अगर ये एक्सेलरेटेड मोशन में है या अगर ये रिटार्डेटेड मोशन में है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो आपको आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी दिखेगा, साथ साथ यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी दिखेगा। क्लियर है इस कॉन्सेप्ट में? क्लियर है सबको? ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि ये सब हमने क्यों पढ़ा। एक्चुअली पहले चैप्टर कूलॉम्स लॉ से लेके इसके लास्ट चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तक आप चार्जेस का ही मोशन देखने वाले हैं डिफरेंट कंडीशन में। कभी रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लेंगे, कभी मोशन में होगा तो मैग्नेटिक्स पढ़ लेंगे, और अगर आप देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में हम डियर बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो यहां पे हमने सीखा कि भाई अलग अलग चार्ज के मोशन के कंडीशन में जो हमारा फोर्स या हमारा फील्ड होता है वो कैसे अलग अलग एक्ट कर सकता है। ओके फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हिस्ट्री क्या। वैसे फिजिक्स में हिस्ट्री की बात तो कम ही आती है, फिर भी यहाँ पे कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमको देखनी चाहिए। तो हम सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, और सबसे पहले बात करते हैं कि जो चार्ज है वो हमको कब दिखा, कहाँ दिखा, किस में दिखा, इन सब की बातें। तो फ्रेंड यहाँ पे हम बात करते हैं, एक कंट्री है जिसको हम जानते हैं ग्रीस ना। ग्रीस में सबसे पहले ये बात है लगभग 600 BC की, 600 BC के आसपास पाया गया कि एक मटेरियल होता है एम्बर। इस मटेरियल की बात कर ले। एक्चुअली जो पाइन ट्रीज होते हैं जब उनका फॉसिल बन जाता है तो उसमें जो रेजिन होते हैं, जो गोद जैसा मटेरियल होता है, उसी का नाम होता है एम्बर। तो एम्बर क्या है? एम्बर बेसिकली रेजिन है किसका? फॉसिल पाइन ट्री का, फॉसिल पाइन ट्री का। बहुत सही। तो एम्बर की बात करें तो जब इसको हमने रब किया, रब किससे किया? रब उस समय या तो वूल क्लॉथ से किया था या तो सिल्क क्लॉथ से। जब ऐसा किया गया तो मालूम ये चला कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई, कुछ अलगाव दिख गया, कुछ प्रॉपर्टी नई आ गई, जो हमको कैसे दिखी? वो हमको दिखी ये छोटे छोटे टेनी पार्टिकल्स जो होते हैं उनको इसने या तो अट्रैक्ट करा या तो इसने क्या किया? रिपेल करा। अच्छा, उस समय ये हम जो प्रॉपर्टी होता है उसको प्रॉपर्टी कहते थे, लेकिन आज के समय हम जान गए हैं कि ये प्रॉपर्टी कुछ और नहीं बल्कि उसमें क्या हुआ होगा। अच्छा, गेस करें क्या हुआ होगा? कुछ नहीं। एक्चुअली जो प्रॉपर्टी थी वो कुछ और नहीं था बल्कि ये हमारा जो रेजिन था वो चार्ज हो गया होगा, और चार्ज होने के कारण ये दूसरे और जो पार्टिकल थे उनको या तो उसने अट्रैक्ट किया या तो उसने क्या किया? रिपेल किया। अच्छा, एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है एम्बर को लेके, वो जरा ध्यान से देख लेते हैं। ये जो आप एम्बर देख रहे हैं इसी के नाम पे हमारे चार्ज का नाम पड़ा। देखिए क्या था वहां पे। एक्चुअली जो ग्रीक जो लैंग्वेज है, तो ग्रीक में हम जो ये एम्बर होता है, इस एम्बर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके स्पेलिंग पे ध्यान दें, ये है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन मतलब बेसिकली चार्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स टिका हुआ चार्ज के ऊपर, वो चार्ज के बारे में सबसे पहला जो आपको एक हिस्ट्री दिखती है वो ग्रीस की दिखती है 600 BC में, जो एम्बर को लेके हुआ था, ठीक है। अच्छा फ्रेंड, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ साइंटिस्ट की जिन्होंने हमको अपने इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को पढ़ने का एक नया ही रास्ता दिया। इनकी बात करें तो इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं, जैसे इसमें पहले साइंटिस्ट हैं ओरस्टेड, दूसरे एम्पियर, फैराडे, तीसरे मैक्सवेल या लॉरेंस। इन्होंने कुछ काम किए हैं जिसके बेसिस पे ही हम अब जान पाते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है ये अलग अलग इंटिटीज नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसी के दो पार्ट हैं।
एक पार्ट इसका किसी स्पेशल सिचुएशन में दिख जाता है और उसी कंडीशन में किसी दूसरे सिचुएशन में हमको दूसरा मैग्नेटिज्म दिख जाता है। तो इसमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया वो किया ओर्स्टेड ने, और इन्होंने क्या किया, डायरेक्शन बताने वाला जो कंपास होता है, हम जानते हैं कंपास क्या करता है, डायरेक्शन बताता है। तो जो कंपास होता है उसको उन्होंने जब एक कंडक्टर के पास रखा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी, तो उन्होंने पाया कि जब कंपास को उन्होंने करंट कैरिंग वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा था उसके पास रखा, तो उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया कि जो ये इनका जो पॉइंटर था वो डिफ्लेक्ट हुआ इधर या इधर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिज्म है यानी हमारा कंपास, मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के कारण अफेक्ट हुआ, यानी इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर है। क्लियर? अच्छा, ओर्स्टेड के बाद ये दो साइंटिस्ट आए, एम्पियर और फैराडे। इन्होंने हमको ये बताया कि एक्चुअली स्पेसिफिक कंडीशन में हम मैग्नेटिज्म का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फैराडे ने क्या किया, इसमें फैराडे ने दो मैग्नेट के बीच में इन्होंने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को बहुत ही तेजी से रोटेट कराया और पाया कि जब ये कंडक्टर बहुत तेजी से रोटेट हुआ तो इसमें क्या फ्लो करा, इसमें फ्लो करा करंट। अच्छा, मैग्नेटिज्म के कारण करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि भाई इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का हो ना हो कोई अपना बहुत ही स्पेशल कनेक्शन है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मैक्सवेल और लॉरेंज की। इन लोगों ने क्या किया, इसमें खास करके जो मैक्सवेल हैं इनका बहुत ही ज्यादा नाम है। इनकी अगर हम बात करें तो इनका स्टेटस बिल्कुल वैसा ही है क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जैसा न्यूटन का है क्लासिकल मैकेनिक्स में। जैसे न्यूटन के जो लॉज हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, बिल्कुल वैसा ही आप पाएंगे कि क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इनके 4 लॉज है जिनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने जो अपने लॉज दिए उसमें अल्टीमेटली इन्होंने हमको ये बताया कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है वो अलग अलग एंटिटीज नहीं है, बल्कि वो एक ही एंटिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पार्ट है। तो इन्होंने हमको क्या बताया कि भाई ये दोनों ही मिल के क्या बनाते हैं, ये दोनों ही मिल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। क्लियर है? तो इन्होंने हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट दिया। क्लियर है? चलो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम बात करते हैं कि भाई ये जो चार्ज होता है जिसको ही लेके ये पूरा का पूरा चैप्टर या यूं कहें पूरा का पूरा 12th का सिलेबस है, उसका मतलब क्या है, चार्ज को डिफाइन कैसे करते हैं, चार्ज स्केलर है या वेक्टर है, इन सब के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहली जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे चार्ज को लेके कि ये स्केलर है या वेक्टर। तो यहाँ पे फ्रेंड जान लें कि ये जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात चार्ज को लेके नहीं करेंगे। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं इसके यूनिट की। यूनिट की बात करें तो यहाँ पे हम 2 यूनिट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिट में बात करें एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की, तो चार्ज का जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है कूलॉम। कौन सा है? कूलॉम। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात कर ले तो सीजीएस सिस्टम में इसका जो यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसको शॉर्ट में कहते हैं ESU। अच्छा, कन्वर्जन रिलेशन को लेके हम बात अगर कर लें तो कन्वर्जन रिलेशन के ऊपर एक हमको रिलेशन बस याद रहता है कि भाई अगर हम 1 कूलॉम की बात करें, 1 कूलॉम की, तो ये हो जाता है 3 × 10⁹ 3 × 10⁹ ESU। तो ये कन्वर्जन रिलेशन हमको याद रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि चार्ज जो होता है इसको डिफाइन कैसे करते हैं। तो बेटा चार्ज को डिफाइन करने के लिए हम थोड़ा सा मास के बारे में जानेंगे, और मास को जानने से पहले हम ये देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टीज को समझने के लिए कंडीशन जरा देखें। मैंने क्या करा, मैंने एक बॉइलिंग वाटर लिया, एक पॉट लिया, इसमें वाटर बॉयल हो रहा है क्योंकि ये बर्नर पे रखा हुआ है और इस बर्नर के कारण यहाँ पे जो वाटर है वो बॉयल हो रहा है, बॉइलिंग वाटर है। क्लियर? अगर ऐसा है और कोई कहे कि नहीं इस बॉइलिंग वाटर को किसी एंटिटी के थ्रू स्पेसिफाई करो, तो मुझको समझ में आता है कि इसको स्पेसिफाई किया जाता है टेम्परेचर के बेसिस पे, या किया जा सकता है टेम्परेचर के बेसिस पे। कहेंगे क्यों?
क्योंकि सबको मालूम है अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो इसमें इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि बॉइलिंग वाटर है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टेम्परेचर वो एंटिटी हुई जिसका यूज करके हम बॉइलिंग कंडीशन में वाटर को स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यही होता है डियर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होता है? वो स्पेशल एंटिटी जिसका यूज करके हम किसी भी बॉडी या सिस्टम को स्पेसिफाई कर सकें, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी। हमको क्या करना है? किसी भी बॉडी को स्पेसिफाई करना है, और स्पेसिफाई करने के लिए जिस हम एंटिटी का यूज करते हैं उसी को हम क्या बोल लेते हैं? प्रॉपर्टी। क्लियर? तो प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गया? ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हो सकती हैं, जैसे मास हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है, चार्ज हमारे लिए प्रॉपर्टी हो सकती है, एनर्जी हमारे लिए प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस तरीके से कई सारी हमारे लिए प्रॉपर्टी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी कितने टाइप की हो सकती है। क्लियर? तो हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी। तो जैसा आप देख रहे हैं डियर, यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है आपके सामने दिख रहा होगा कि 2 टाइप से इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं? 2 टाइप से। पहले को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इसके एग्जाम्पल से समझते हैं जरा। एग्जाम्पल की अगर हम बात बोलें तो इसका पहला एग्जाम्पल निकल के आता है मास। अब कहेंगे कि ये कैसे? तो इसको ऐसे देखते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये वीडियो मोबाइल पे देख रहे हैं, तो आपके सामने मोबाइल एग्जिस्ट कर रहा है, उसका आपके सामने अस्तित्व है। अगर मैं पूछूं कि एग्जिस्टेंस आप कैसे बताया, तो कोई कहेगा कि देख के बताया। मैं पूछूंगा क्या देख के बताया, तो वो कहते हैं या तो कलर देख के बताया या तो उसका शेप देख के बताया। अब मैं पूछता हूं कि आप बेसिक लेवल पे जाओ और बताओ कि बॉडी यानी जो आपका मोबाइल है उसका एग्जिस्टेंस फंडामेंटली किस पर डिपेंड करता है, तो समझ में आता है कि फंडामेंटली मास पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि अगर मास ना होता तो बॉडी का शेप ना होता, शेप ना होता तो कलर ना होता, और आप उसको अल्टीमेटली देख नहीं पाते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी के, किसी भी सिस्टम के फंडामेंटल एग्जिस्टेंस को बता रही है। इसका मतलब यह हुआ कि ऐसी प्रॉपर्टी जो बॉडी के या सिस्टम के फंडामेंटल एग्जिस्टेंस के बारे में बात करे, उसी को हम क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या हुआ? एक ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी बॉडी के किसको बताए, किसके बारे में बताए? फंडामेंटल एग्जिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? फंडामेंटल एग्जिस्टेंस के बारे में बताएं। अच्छा, और कुछ की बात करें, और कुछ एग्जांपल की बात करें, तो दूसरा एग्जांपल निकल के आता है चार्ज। ठीक है, चार्ज हुआ। जैसे मान लेते हैं आप इलेक्ट्रॉन को, कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन के आप किस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड होते हैं? मास में इंटरेस्टेड होते हैं या उसके चार्ज में? तो हम इलेक्ट्रॉन को कभी मास के कारण नहीं जानते, हम उसको स्पेसिफाई करते हैं चार्ज के ऊपर। तो अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लिए जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के फंडामेंटल एग्जिस्टेंस को बता रहा है, इसलिए वो कैसी प्रॉपर्टी हुई? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्लियर है? तो ये 2 प्रॉपर्टी हमारे लिए काम की हो गई। अच्छा, और बात कर लेते हैं। और बात करें तो हम बात कर लेते हैं एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज की। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी जाहिर सी बात है ऐसे हुए जो फंडामेंटल एग्जिस्टेंस उनका लेना देना नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर हम इसके ऊपर बात करें तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर। इसका और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है एनर्जी। अब देखिए, किसी भी बॉडी या सिस्टम के लिए जो टेम्परेचर होता है या जो एनर्जी होती है, चेंज होती रहती है, ये फिक्स नहीं रहती। और अगर ऐसा है तो हम इनका यूज करके किसी बॉडी के फंडामेंटल एग्जिस्टेंस को नहीं बता सकते, इसलिए इनको हम एक दूसरी प्रॉपर्टी के अंडर में रखते हैं जिसका नाम है एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका ये फंडामेंटल एग्जिस्टेंस को नहीं बताती। डू नॉट एक्सप्रेस What? फंडामेंटल एक्सिस्टेंस। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा चार्ज और मास को लेके। ये चार्ज और मास बेसिकली एक दूसरे से बहुत ही इंटर रिलेटेड है, क्योंकि इसी मास का यूज करके मैं चार्ज के बारे में बताऊंगा। याद करिए, मास के बारे में हमने कहां पे पढ़ा होता है? तो अगर मैं बताऊं तो मास के बारे में हम एक चैप्टर ग्रेविटेशन में पढ़े होते हैं, सबको मालूम होगा ना। अच्छा, मास को हम कैसे बताते हैं उसको जरा समझें। देखिए, अगर मैं इस बॉडी की बात करूं, ये आपके सामने ब्लॉक है, अगर मैं इसको छोड़ूं तो ये नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ? इस पे नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए इसमें ऐसा क्या खास था? तो इसमें ऐसा खास था, ऐसी खास प्रॉपर्टी थी मास। अगर इसके पास मास ना होता तो ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगता। इसका मतलब क्या हुआ? जो मास है बेसिकली वो फिजिकल क्वांटिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगने की। सिमिलर मैनर में अगर हम इस बॉडी पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखें
तो अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मास नहीं होगा, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल फिजिकल क्वांटिटी होगी उसी को हम क्या कहेंगे यहाँ पे, चार्ज कहेंगे। ध्यान देंगे हमने पहले से बात कर रखी है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर आप पे मैग्नेटिक फोर्स भी लगा है तो इसका मतलब आप में क्या है, आप में चार्ज है। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर कोई बॉडी है, मान लेते हैं ये हमारे पास बॉडी है, अगर इस बॉडी पे फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या हमने बोला, कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कौन सी क्वांटिटी या कौन सी इंटिटी रिस्पॉन्सिबल हुई, यहां पर रिस्पॉन्सिबल हुई मास इंटिटी। यानी मास ही वो फिजिकल क्वांटिटी है जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि उस पर कौन सा फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलर पैटर्न पे, सिमिलर मैनर में अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है और इस बॉडी पे फोर्स लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अगर ये फोर्स लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटिटी रिस्पॉन्सिबल होगी, जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल होगी, उसका नाम है चार्ज। क्लियर है? तो चार्ज बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी सिस्टम की वो इंटिटी या वो प्रॉपर्टी हुई जो रिस्पॉन्सिबल होती है उस पर किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। जाहिर सी बात है हम जब आगे जाएंगे तो इस फोर्स की जगह पे हम मैग्नेटिक फोर्स भी बोल पाएंगे। हमने ऊपर बात कर रखी है कि क्यों। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने चार्ज के बारे में जान लिया। ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बताओ कि किसी बॉडी का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, किसी बॉडी का चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है, तो बताओ कि क्या उसका मास होगा या नहीं। तो देखिए डियर, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मास हमेशा होता है किसी बॉडी के ऊपर। अब उस बॉडी के ऊपर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी अगर चार्ज है तो ये 100% कंफर्म हो जाता है कि बॉडी के ऊपर मास 100% होगा। लेकिन अगर किसी ने बोला कि एक बॉडी है उसके ऊपर मास है, बताओ चार्ज होगा या नहीं होगा, तो मैं कहूंगा कि नहीं, हो भी सकता है, यानी संभावना है 50% की हो भी सकता है और संभावना है कि नहीं भी हो सकता है। होगा तो हम कहेंगे कि ये चार्ज बॉडी है, नहीं, और अगर नहीं हुआ तो हम कहेंगे न्यूट्रल बॉडी है। क्लियर? तो इस तरीके से हम कई बार चार्ज और मास को लेके बात करते हैं। अच्छा, जब हम चार्ज को लेके बात इतना कर रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बेसिक चार्ज का। जरा उसको देख लेते हैं कि बेसिक चार्ज क्या है। ठीक है, तो लिखते हैं बेसिक चार्ज। अच्छा, बेसिक चार्ज को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। अब ये बेसिक चार्ज होता क्या है? तो बेसिक चार्ज को हम डिफाइन करते हैं कि इस यूनिवर्स में जो मिनिमम पॉसिबल स्टेबल चार्ज होता है, मिनिमम पॉसिबल स्टेबल चार्ज, उसी को हम कहते हैं बेसिक चार्ज। यानी जो चार्ज होता है वो इससे छोटा एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता जो स्टेबल हो। तो बेसिक चार्ज क्या हुआ? मिनिमम पॉसिबल स्टेबल चार्ज, मिनिमम पॉसिबल स्टेबल चार्ज which exists in universe। क्लियर है? ओके, चलो अगर हम इसी बेसिस पे अगर हम बात कर लें कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है तो वो देख सकते हैं। देखें, बात करते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं इसको QE से रिप्रेजेंट करूं तो ये कितना होता है? E के बराबर बस नेगेटिव होता है। ऐसी बात करूं चार्ज ऑन प्रोटॉन की, किस पे? प्रोटॉन पे, तो उस पे चार्ज कितना होता है? इतना ही होता है, बस प्लस के साथ होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है जिन पे बेसिक चार्ज होता है, और इनसे छोटा चार्ज इस यूनिवर्स में किसी के पास नहीं होता। क्लियर है? ओके, तो अब यहाँ पे डियर बात करेंगे टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। वैसे इस हेडिंग की बहुत ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि ये सब लोग जानते हैं, फिर भी सिलेबस में है तो हम देख ही लेते हैं कि भाई टाइप ऑफ चार्जेस क्या होते हैं। सबको मालूम है कि चार्जेस कितने टाइप के होते हैं, बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। हाँ, बहुत सही, 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हाँ समझ में आया। दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, सबको मालूम है भाई, ये हमने पहले से पढ़ रखा है। बच्चा बहुत पढ़ने वाला हो गया है। चलो ठीक है। अच्छा, एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने हमारे लिए ये
चार्जेस के बारे में बात करी थी कि एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चार्जेस के टाइप के साथ हमको क्या देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो अलग अलग चार्जेस हैं अगर इनको पेयर के फॉर्म में लें तो ये कैसे जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्या अट्रैक्शन हमेशा होता है या रिपल्सन होता है, इन सबको हमको देखना है। तो यहाँ पे डियर दो कैटेगरी आती है। पहली आती है लाइक चार्जेस को लेके। किसको लेके? लाइक चार्जेस। लाइक मतलब एक जैसे। लाइक चार्जेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऐसे पेयर हो सकता है, या तो प्लस चार्ज को प्लस चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज के साथ ले लेते हैं, या माइनस चार्ज को माइनस चार्ज के साथ लेते हैं। अच्छा, ये चूंकि लाइक है इसलिए इनको हम कहते हैं कि ये एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है। क्या है? दुश्मन। यानी एक दूसरे को कभी भी देखना नहीं चाहते, यानी जब भी एक दूसरे के आसपास रखे जाएंगे चूंकि दुश्मन है, दूर दूर जाएंगे, इनमें क्या लगेगा? रिपल्सन। ये भी दुश्मन है, क्या लगेगा? रिपल्सन। इसका मतलब लाइक चार्जेस जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं डियर? रिपेल करते हैं। तो लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपल्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अनलाइक चार्जेस की, ठीक है। लिखते हैं अनलाइक चार्ज, ठीक है। अच्छा, अनलाइक जैसे बॉय एंड गर्ल एकदम पक्के वाले फ्रेंड होते हैं ना, तो फ्रेंड होते तो ये दूर जाएंगे पास आएंगे, पास आएंगे, बहुत सही। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं दोस्त। तो इसको देख लो कैसा होता है, ये प्लस ये माइनस। तो क्या करेंगे डियर? ये जब भी एक दूसरे के पास रखेंगे तो चूंकि दोस्त हैं तो पास पास आएंगे, तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? अट्रैक्शन। बहुत सही, ये सब हम जानते हैं। तो ये नेचर आप याद रखिएगा, क्योंकि जब हम आगे कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे तो इसी अट्रैक्शन रिपल्सन जो नेचर है लाइक और अनलाइक चार्जेस की, इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। डियर क्लियर है? ओके ओके, आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देखते हैं कि भाई टेक्निक ऑफ चार्जिंग क्या होता है, ठीक है। टेक्निक ऑफ चार्जिंग, अगर हमको टेक्निक मालूम हो तो इस टेक्निक का हम यूज करेंगे और किसी बॉडी को बड़े आराम से क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। अब हमको ये देखना है कि टेक्निक क्या है, उससे पहले हमको कुछ बातें मालूम है। जैसे हम जानते हैं अगर किसी हम एटम की बात करें तो जितने न्यूट्रल कंडीशन में एटम के पास इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं उतने ही नंबर में क्या होते हैं उसके न्यूक्लियस में? प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं न्यूट्रल एटम में? इक्वल होते हैं। ये सबको मालूम है। दूसरा, आप सोचो अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है तो उसके मॉलिक्यूल को चार्ज कर लो तो बॉडी चार्ज हो जाएगी। अच्छा, मॉलिक्यूल को चार्ज करना मतलब उसके एटम को चार्ज कर लो, बॉडी चार्ज हो जाएगी। इसका मतलब हम अगर एटम को चार्ज कर लें तो हमारा बॉडी चार्ज हो जाएगा। अब बात करते हैं एटम चार्ज क्यों नहीं है, उसकी बात कर लें। तो जैसे आपके सामने यहाँ पे क्या दिख रहा है? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हुए और 8 प्रोटॉन हुए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहीं लिख लेते हैं कि भाई यहाँ इसके भीतर कितने प्रोटॉन हैं? 8 प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम टोटल चार्ज को लेके बात करें, लिखे टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन। तो अगर टोटल चार्ज ऑन ऑक्सीजन की बात करें, इसको क्यू टोटल में लिखूं तो देखिए क्या क्या चार्ज होगा। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन होता तो कितना चार्ज? -e। कितने हैं? 8। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज -80। अच्छा, टोटल लिखना है तो प्रोटॉन का भी लिखना पड़ेगा। 1 प्रोटॉन पे +e, 8 प्रोटॉन तो +80। टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। तो बेटा यहाँ पे आप देखें तो अल्जेब्रिकली ये टोटल चार्ज जो आया वो कितना आ गया? 0। तो यहाँ पे ये कहना कि आपके जो ऑक्सीजन है उस पर 0 चार्ज है वो गलत होगा। क्यों गलत होगा? कारण ये है कि भाई आप 0 चार्ज कहते तो इल्यूजन होता कि कोई चार्ज ही नहीं है, जबकि देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है जबकि 8 प्रोटॉन के बराबर चार्ज है। तो 0 चार्ज नहीं कहते यहाँ पे जो सही वर्ड होता है वो होता है न्यूट्रल एटम ना। तो यहाँ पे जब भी नेट चार्ज 0 आ जाए तो हम ऐसे एटम को क्या कहेंगे? न्यूट्रल एटम। और ऐसी बॉडी को क्या कहेंगे? न्यूट्रल बॉडी। क्लियर है? सबको क्लियर होगा। ओके, अब मुद्दा ये है कि हम चार्जिंग करें कैसे? बहुत ही दिक्कत हो गई। तो हमको समझ में आया कि दिक्कत इसलिए तो हो गई कि भाई अब जरा सोचो, अगर ये और ये बराबर ना होते, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ना होता तो हमारा काम चल जाता। मामला गड़बड़ किसने किया? इन दोनों के नंबर ने बराबर होकर गड़बड़ किया। तो इनको चेंज करते हैं। अभी चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस न्यूट्रल एटम से हमको इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के नंबर को चेंज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि किसको हम बड़े आराम से चेंज करते हैं और किसको चेंज नहीं कर सकते। तो जरा एक बात को ध्यान से देखें, और वो ध्यान देने वाली बात क्या है? ये जो प्रोटॉन्स होते हैं वो आपस में न्यूक्लियस के भीतर होते हैं, तो किस फोर्स से बॉन्डेड होते हैं? याद करिए, कौन सा फोर्स? सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स। कौन सा? न्यूक्लियर फोर्स।
कौन सा फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स। अच्छा, न्यूक्लियर फोर्स जैसा कि हम जानते हैं वो फंडामेंटल नेचुरल फोर्सेस जो होते हैं उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और ध्यान से देखें, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से जिस फोर्स से बॉन्डेड होते हैं उस फोर्स का नाम क्या होता है? उस फोर्स की बात करें तो इसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हमको आगे देखना है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्लियर है? अच्छा, हमने क्या पढ़ रखा है? हमने ये पढ़ रखा है कि भाई इन दोनों फोर्सेस में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? उसमें भाई न्यूक्लियर फोर्स सबको मालूम है कि बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर ऐसा है तो किस फोर्स को ब्रेक करना आसान है? जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ब्रेक करना आसान है। यानी किसको बाहर निकालना ज़्यादा आसान है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इनको बाहर निकालना ज़्यादा आसान है, इनको ट्रांसफर करना ज़्यादा आसान है विद रिस्पेक्ट टू द प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियर फोर्स जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है उससे बॉन्डेड है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने न्यूक्लियस से रिस्पेक्टिवली वीक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा हुआ एक पार्टिकल है, तो उसको निकालना आसान है चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वीक होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेक्निक की बात करें तो टेक्निक निकल के क्या आया? टेक्निक निकल के आया कि हम चार्जिंग कैसे करते हैं? बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको समझ में आया? अच्छा, जब मैं ट्रांसफर की बात करता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको रिमूव भी कर सकता हूं ना, उनको क्या कर सकता हूं? उनको ऐड भी कर सकता हूं अपने न्यूट्रल एटम में। अगर मैं रिमूव करता हूं तो सोचो क्या होगा? अगर मैंने रिमूव करा तो उस केस में हमारे लिए प्रोटॉन बढ़ जाएंगे इफेक्टिवली, और हमारा जो बॉडी होगा या जो हमारा एटम होगा वो कैसा चार्ज हो जाएगा? वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है? और अगर हमने कहीं इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल में ऐड कर दिया तो नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो हमारा बॉडी या हमारा एटम कैसा चार्ज हो जाएगा? वो हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। क्लियर है? जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे ऐसा हो सकता है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने यहाँ पे रिमूव करा तो क्या होगा? टोटल चार्ज की बात कर लेते हैं। अभी टोटल चार्ज जो हमारे इस एटम पे होगा, इसको मैं Q टोटल बोल देता हूँ। इस केस में वो क्या हो जाएगा? एक चला गया, कितने रह गए? 7। अच्छा, प्रोटॉन कितने हैं? 8। टोटल चार्ज कितना आया? +E। कैसा चार्ज? पॉजिटिव। क्लियर है कि हमने क्या करा? हमने जैसे ही अपने लिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा तो हमारा एटम कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है? अच्छा, इसका उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करने में मैं क्या करता हूँ? मान लो कि मैंने रिमूव करने के बजाय यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिया। अगर ऐड कर लिया तो टोटल चार्ज कितना हो गया? बात कर लेते हैं। टोटल चार्ज की अगर इस नए कंडीशन में मैं बात कर लूं तो क्या हो जाएगा? Q टोटल। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 थे, एक और आ गया, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल -9 चार्ज इसके कारण। अच्छा, बहुत सही। प्रोटॉन उतने ही हैं, उसके कारण +8। टोटल चार्ज कितना हुआ? -E मतलब नेगेटिव। इसका मतलब अगर आप न्यूट्रल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो वो कैसा चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स देख लिया कि किसी एटम या किसी मॉलिक्यूल या किसी बॉडी को अगर चार्ज करना हो तो एटॉमिक लेवल पे क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं। और अगर हमने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा तो इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए एटम कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। और अगर हमने कभी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया तो इफेक्टिवली चार्ज नेगेटिव वहां पे बढ़ जाएगा, इसलिए चार्ज कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो अभी के लिए फ्रेंड इतना ही। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम बात करेंगे कि चार्जिंग के मेथड्स क्या हैं, और हम बात करेंगे कि भाई चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या है। अगला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप उसको जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस लेक्चर में कुछ ना समझ में आया हो तो आपको क्या करना है? फिजिक्स एक्सप्रेस के टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है। वहां पे आप डिस्कशन टैब में जाइए और जो भी क्वेश्चन आपको अभी तक में ना समझ में आया हो वो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार।